डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी के लिए देवनागरी लिपि के अक्षरों का अभ्यास किया था, किस प्रकार मानक अक्षर लिखे जाएं। इस बार हम उसकी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हिंदी की वर्तनी पर ध्यान देंगे। वर्तनी और व्याकरण किसी भी भाषा को अच्छी तरह से लिखने पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यूँ तो भाषा का मुख्य रूप बोली गई भाषा है। पहली भाषा संभवतः मनुष्य के बोलना सीखने के साथ ही लगभग 20 लाख साल पहले आ गई हो, परंतु भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्राचीनतम प्रमाण महज 5-5.5 हजार साल ही पुराना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद, जो कि विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक धरोहरों में से एक है, जिसका रचना काल 5000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं माना जाता है, वह भी 4वीं-5वीं शती ईस्वी में पहली बार लिखित रूप में आया था और उससे पहले मात्र मौखिक परंपरा में ही सुरक्षित था। शायद आपको और भी अधिक आश्चर्य हो जब आप यह जानें कि आज भी संसार की लगभग 7000 भाषाओं में से कमोबेश 3000 भाषाओं का कोई लिखित रूप नहीं है। तो भाषा का लिखित रूप यानी उसकी लिपि भाषा के संपूर्ण कलेवर का एक बस छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह छोटा सा हिस्सा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सारी लिखाई पढ़ाई भाषा के लिखित रूप के जरिए ही तो होती है। हम लिखी हुई किताबें और अध्ययन सामग्री पढ़ते हैं, प्राप्त ज्ञान और सूचनाओं को नोट्स के रूप में लिखते हैं। मेरे इस लेक्चर में भी आपका ध्यान पीपीटी में लिखे वाक्यों पर ज़्यादा है और हो सकता है कि मेरे बोले गए शब्दों से वाक्यों की अपेक्षा ये लिखे हुए वाक्य ही आपको ज़्यादा याद रह जाएं। बोले हुए शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं, पर लिखे हुए शब्द पत्थर की लकीर हो जाते हैं। बोलते समय धारा प्रवाह बोलना अधिक महत्वपूर्ण होता है, फिर उसमें उच्चारण और व्याकरण की अशुद्धियाँ सामान्यतया तब तक ध्यान में नहीं लाई जाती जब तक उनसे अर्थ संप्रेषण में ही बाधा न पहुँचने लगे, यानी बात समझने में ही कठिनाई न होने लगे। किंतु बोलते समय जितना अर्थ शब्दों से निकलता है उतना ही या कई बार उससे ज़्यादा भी एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज से भी निकलता है। इसलिए अर्थ संप्रेषण में कोई बाधा नहीं पहुंचती अशुद्धियों से। लेकिन लिखते समय हम यह लापरवाही नहीं बरत सकते, क्योंकि लिखने के बाद पढ़ने वाले के सामने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिखे हुए शब्द ही होते हैं, जिसमें हुई गलती एक बार अर्थ का अनर्थ भी कर सकती है। जैसे हम एक उदाहरण देखें, गीर के जंगल में उसको यह चोट लगी थी। बोलते समय हम बोलेंगे गीर के जंगल में उसको यह चोट लगी थी। अशुद्ध बोलने वाला ऐसा भी बोल सकता है, गिर के जंगल में उसको यह चोट लगी थी। लेकिन आपको इन दोनों वाक्यों में कोई विशेष अंतर नहीं सुनने में लगेगा। दोनों ही अर्थ अपना संप्रेषित कर देते हैं। लेकिन जरा लिखे हुए को देखिए, गीर के जंगल में उसको यह चोट लगी थी, गिर के जंगल में उसको यह चोट लगी थी। दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ गिर एक स्थान का पहचान बता रहा है कि गिर के जंगल वह गया होगा, वहाँ पर उसको यह चोट लगी। यहाँ पर किसी भी जंगल में गिर गया, जंगल में जाते हुए वो गिर गया, इससे उसको यह चोट लगी थी। यहाँ पर गिर जगह का कहीं कोई आभास ही नहीं हो रहा है। इसलिए क्यों कि लिखते समय जितना लिखा होता है हम उतना ही पढ़ते हैं। बोलते समय जब व्यक्ति जो बोल रहा होता है उसके आगे पीछे के वाक्य चीज़ें उससे वो समझ जाता है कि हाँ क्या बोल रहा होगा, क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। अशुद्धि वहाँ पर नगण्य हो जाती है। लेकिन लिखते समय यह अशुद्धि
बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए लिखते समय शुद्धता बरतना बेहद आवश्यक है। बोलते समय यदि पहले वाक्य में गीर उच्चारण यदि ह्रस्व के ई की तरह कर लिया तो भी प्रसंग से अर्थ निकल जाता है, लेकिन यदि यही वाक्य लिखते समय ऐसे लिख दिया जाए तो क्या आप कभी उससे ऊपर वाला अर्थ निकाल सकते हैं? यह बताता है कि लेखन महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसे अच्छी तरह सीखना जरूरी है। मात्राओं पर ध्यान देना जरूरी है। शब्दों की सही वर्तनी लिखना आवश्यक है। तो चलिए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। इस पाठ में हम जिन चीज़ों पर ध्यान देंगे वो है मात्रा विवेक, यानी ह्रस्व और दीर्घ कहाँ पर कैसे लगना चाहिए, संयुक्ताक्षर संबंधी कुछ नियम, ये लिखने का कि स्पष्टता से पता चले कि कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, अनुस्वार संबंधी कुछ नियम, अनुस्वार में बहुत बार हमसे गलती होती है उसके संबंध में कुछ नियम, और द्विविध वर्तनी मतलब एक ही शब्द के दो तरह से लिखने के तरीके प्रचलित हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस पूरे पाठ का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है आपको शुद्ध हिंदी लिखना सिखाना। हम वर्तनी इतनी बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वर्तनी को हिज्जे भी कहते हैं। स्पेलिंग बहुत प्रचलित शब्द है। इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं और हिंदी में भी कई बार हिंदी के वर्तनी के लिए भी स्पेलिंग शब्द का हम बहुधा इस्तेमाल कर लेते हैं। और जोड़नी, आप इस शब्द से शायद अधिक परिचित हूँ, गुजराती में जोड़नी कहते हैं। ये सभी एक ही बात को बताते हैं, शब्दों को ठीक तरीके से लिखने का ढंग। ई और ई के लिखने में हम बहुधा असावधान हो जाते हैं और कुछ का कुछ लिखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द उदाहरण स्वरूप मैंने दिए हैं, आप देखें कि कैसे लिखे जाते हैं। ये इतने ही शब्द नहीं हैं जो कि हम गलत लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने कुछ शब्द बस दिए हैं। आप इसी तरह से सही वर्तनी का ध्यान रखेंगे, जितने भी शब्द आते हैं उतने। हिंदी में सामान्यतया ये कहा देवनागरी की ये विशेषता है कि उसकी वर्ण व्यवस्था इस प्रकार की कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी वस्तुतः ऐसा संभव नहीं है, पूर्णतया संभव नहीं है। हम जैसा बोलें एग्जैक्टली वैसा लिखें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वर्तनी जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि बोलते समय हम बहुधा ह्रस्व दीर्घ का ध्यान नहीं रखते हैं और बोलते चलते हैं और प्रचलन में होता है, उससे समझने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन लिपि जो है वो कंजर्वेटिव होती है, वो पारंपरिक होती है। वर्तनी हम गलत नहीं लिख सकते। अगर आप गलत लिखेंगे तो उसको गलत माना जाएगा और आपके लेखन में शुद्धता नहीं रहेगी। इसलिए लिखते समय बहुत ध्यान रखिए कि कहाँ पर कौन सी वर्तनी होनी चाहिए, कौन से मात्रा होनी चाहिए, दीर्घ या ह्रस्व, और इसको अभ्यास से ही हम अर्जित कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वर्तनी शुद्ध होती चली जाएगी। कुछ सामान्य शब्द जो हम प्रयुक्त करते हैं, अतिथि, ये अशुद्ध है, अतिथि ये शुद्ध है। कोशिश, कोशिश। निकट, निकट, ये तो बहुत ही गलत लिखा जाता है अक्सर। श्रीमती, ये लिखते समय मति, चूंकि मति शब्द एक प्रचलित है, वह ह्रस्व विकार से लिखा जाता है, तो उसी तरह से श्रीमती, यहाँ कई बार श्री के साथ भी मति ह्रस्व लोग लिखते हैं, लेकिन वस्तुतः शुद्ध है श्रीमती, क्योंकि यहाँ पर मति शब्द बुद्धि के अर्थ में नहीं है। जो मति शब्द है वो बुद्धि के अर्थ में नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रत्यय है, ये प्रत्यय के रूप में है जिसमें कि दीर्घ ही आता है। यह मतु प्रत्यय है जिसके कारण ये मति हुआ है और मति हुआ है और इस प्रकार लिखा जाता है। तो श्रीमती हमेशा दीर्घ इकार से लिखा जाएगा। पसीना, पसीना,
यहाँ पर अधीन, अधीन यह शुद्ध है। दीवार, बोलते समय हम हमेशा दीवार बोलते हैं, लेकिन वह दीवार है वस्तुतः। नीचे, नीचे, नीचे भी अक्सर बोला जाता है नीचे, लेकिन शुद्ध है नीचे। बीमार, बीमार, बीमार भी अक्सर हम प्रयुक्त करते हैं, बोलते समय बीमार शब्द का ही प्रयोग होता है, उसमें ह्रस्व ही हो जाता है, किंतु लिखते समय शुद्ध है बीमार। बेईमान, बहुप्रचलित है बेईमान, लेकिन सही शब्द है बेईमान। इसी तरह से ह्रस्व और दीर्घ उकार में भी बहुत गलतियां होती हैं। ऊंचाई, निश्चित रूप से हम ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः है ऊंचाई। ऊपर, बोलते समय ऊपर हो जाता है, लेकिन लिखा जाएगा ऊपर। कानून, कानून। जरूरत, जरूरत। ये लिखते समय इसलिए भी गलती होता है क्योंकि रू, पिछले पाठ में हमने इसकी चर्चा की थी, रू पर, र पर उकार की मात्रा किस प्रकार होगी, ह्रस्व उकार कौन सा है और दीर्घ उकार कौन सा है, ये अक्सर भूल हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ह्रस्व उकार ऐसे लटका के लिखा जाता है, जबकि दीर्घ उकार गोला बना करके पूंछ सीधी रख करके लिखा जाता है। तो ये जरूरत में ह्रस्व उकार अगर लगेगा तो ये गलत है। जरूरत, दीर्घ उकार इस प्रकार गोला बना के पूंछ सीधी रख करके ये सही है। दूध, दूध। इसी तरह से बहु, बहु। अब बहु शब्द भी हिंदी में है और इसका अर्थ है बहुत। बहुत को बहुत कई जगह बहु के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुविध। जब अगर डॉटर इन लॉ की बात हो तो वो शब्द है बहू, बहू नहीं। भूल, मैं भूल गया, इस प्रकार प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन वास्तविक शब्द है भूल। मालूम, मालूम भी ह्रस्व उकार की तरह उच्चारण में आता है, लेकिन सही शब्द है मालूम। सूर्य, सूर्य। सिंदूर, सिंदूर। तो ये दीर्घ उकार के साथ ये सही हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, मात्र 10 उदाहरण मैंने ई और ई के लिए दिए और मात्र 10 उदाहरण उ और ऊ के लिए दिए, लेकिन इस तरह के न जाने कितने ही शब्द हैं और आपको उन सभी शब्दों की सही वर्तनी देखकर, अच्छी किताबों से, शब्दकोश से देख करके सही सही लिखनी चाहिए। संयुक्ताक्षर लिखने में बहुत भूल होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने संयुक्ताक्षर को लेकर के, संपूर्ण हिंदी वर्तनी को लेकर के कुछ नियम बनाए हैं और उसको मानक करके संपूर्ण भारतवर्ष में लागू करने का वह प्रयत्न कर रहा है। एनसीईआरटी की अभी जितनी भी पुस्तकें छपती हैं वो सभी उसी वर्तनी का अनुकरण करती हैं, उनके दिए हुए नियमों के अनुसार चलती हैं। सामान्य रूप माने सभी लोगों के लिए ये लागू नहीं है, अभी सभी लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जो पुराने तरीके से संयुक्ताक्षर लिखने का तरीका था वो भी बहुत जगह अभी जारी है, प्रकाशनों में भी। लेकिन सरकार का, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का ये कहना है, ये अनुरोध है कि सभी लोग मानक वर्तनी का प्रयोग करें, जिससे कि एक रूपता आ सके और जो भी नए लोग पढ़ते हैं, नए लोग सीख रहे हैं हिंदी, उनको समझने में दिक्कत ना हो। विशेषकर विदेशी, हमारी हिंदी भारतवर्ष में और भारत से बाहर बहुत सारे जगहों में प्रचलित हो रही है और काफ़ी लोग हिंदी सीख रहे हैं। तो वर्तनी की अगर एकरूपता नहीं होगी तो उनको सीखने में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने
सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से ये बताया है कि सही किस प्रकार एक मानक बना लिया जाए और उसी मानक के अनुसार उस वर्तनी का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर संयुक्ताक्षर संबंधी कुछ नियमों की हम चर्चा करेंगे। खड़ी पाई वाले व्यंजन की खड़ी पाई हटाकर संयुक्त रूप बनाना चाहिए, है ना। इसमें सारे अक्षर, ख में ख की खड़ी पाई हट गई, ख्याति। इसी तरह से लग्न, लग्न वस्तुतः इसमें टाइप करने पर ये एक कंप्यूटर की एक थोड़ी सी दिक्कत है कि कई बार वो अपने तरीके से परिवर्तन कर लेता है। जब मैंने टाइप किया था तो लग्न इस प्रकार नहीं था, लग्न इस प्रकार लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये वस्तुतः उचित नहीं, ये मानक नहीं है। यद्यपि ये चलता है, गलत नहीं है, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो नियम दिए हैं, जिस नियम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके तहत इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। लग्न इस प्रकार लिखना चाहिए। इसी प्रकार विघ्न भी इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखना चाहिए। घ की केवल खड़ी पाई हट जाएगी। कच्चा भी इस प्रकार, ये पुराना तरीका है लिखने का, इस प्रकार भी लिखना गलत नहीं है, लेकिन अभी मानक में कच्चा ये ज़्यादा स्पष्ट है। इसमें दोनों अक्षर अलग अलग समझ में आते हैं, एक आधा है एक पूरा है। छज्जा, इसमें भी ज की खड़ी पाई हटी है। नगण्य, इसमें भी ण की खड़ी पाई हटी है। त का उदाहरण है ये, मेरे कंप्यूटर पर भी ये इस प्रकार से नहीं आ सका था। पुराना तरीका कुत्ता लिखने का इस प्रकार था। मैं इस प्रकार टाइप नहीं कर पाई थी, इसीलिए यहाँ पर छोड़ दिया। ये कुत्ता अब ऐसे लिखने के लिए बताया है। और पुराने समय में कुत्ता इस प्रकार लिखते थे। त, दोनों त को मिलाना होता था तो इसी के ऊपर एक लाइन खाली बना देते थे, लेकिन अब ये भ्रम पैदा करता है, इसलिए इस तरह से इसकी खड़ी पाई हटा के पूरा एक त का एक यहाँ पर देना और पूरा त लिखना, इस प्रकार ही बताया है। पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शय्या, उल्लेख, व्यास, श्लोक। श्लोक भी ये पुराना तरीका है, अभी श्लोक लिखा जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा। श क्या खड़ी पाई खाली हट जाएगी। लोक, राष्ट्रीय, इसमें भी ये भी मिला करके लिखा गया है। राष्ट्रीय, श की खड़ी पाई हट जाएगी। स्वीकृति, यक्ष्मा, त्र्यंबक, ये लगभग जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण हैं उन सभी का एक एक उदाहरण दे दिया है। आप इसी तरह से किसी भी शब्द को लिखते समय अगर वो खड़ी पाई वाले व्यंजन स्वर विहीन आते हैं, संयुक्ताक्षर के रूप में आते हैं, तो उनकी खड़ी पाई हटा करके लिखें। क और फ के बस क का इसका जो लटका हुआ हिस्सा है उसको अगर हटा देंगे तो वो स्वर विहीन हो जाएगा। इसी प्रकार फ का जो लटका हुआ हिस्सा है उसको हटा देंगे तो वो स्वर विहीन माना जाएगा और संयुक्ताक्षर में प्रयुक्त होगा। संयुक्त, पक्का, दफ्तर इत्यादि। इसी तरह के जितने जहाँ जहाँ पर भी क और फ अगर संयुक्ताक्षर के रूप में आए तो इस तरह से लिखना चाहिए। पुराने समय में आपको कुछ पुरानी किताबों में संयुक्त ऐसा भी लिखा दिखाई पड़ सकता है। ये गलत नहीं है, लेकिन अब
ये मानक नहीं रह गया है, मानक इसी को मानते हैं। इस तरह से लिखना अधिक स्पष्ट भी है और ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए ऐसा ही लिखना चाहिए। पक्का भी पहले इस प्रकार लिखा जाता था, दोनों सटा करके, लेकिन अब ऐसा नहीं लिखा जाता। क पूरा अलग कर लीजिए, उसके खाली लटका हुआ हिस्सा हटा दीजिए और दूसरा का पूरा लिखिए। छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह ये हमेशा हलंत के साथ लिखे जाएं। नीचे जो ये लाइन लगती है इसको कहते हैं हलंत, ये हलंत के साथ लिखे जाएं। जैसे लट्टू, बुढ़ा, विद्या। विद्या अभी भी द के साथ य का योग इस प्रकार लिखा जाता है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अध्यापक भी हैं जो अभी इसको गलत मानते हैं और इसी को सही मानते हैं, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो भारत सरकार का केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसके अनुसार यही लिखना ज़्यादा उचित है, ऐसे लिखना चाहिए। ये अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन अभी भी बहुधा लोग ऐसे ही लिखते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है। ई की मात्रा के साथ जब इस तरह के हलंत वाले आएंगे तो पहले जो तरीका था, जैसे चिट्ठी, पहले जब मिला के लिखा जाता था तो इस प्रकार लिखा जाता था। जो आधा अक्षर था उसके पहले ही आ जाती थी ई की मात्रा, लेकिन जब हलंत के साथ लिखेंगे तो हलंत वाला अलग कर लेंगे और जिस पर ट की मात्रा है, दूसरे वाले ट पर मात्रा है ई की, तो उसी के साथ मात्रा लगाएंगे। पुराने समय में और अभी भी बहुत सारे लोग कुट्टिम इस प्रकार लिखेंगे। ये भी गलत नहीं है, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार ऐसा लिखना ज़्यादा उचित है। ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। द्वितीय, द्वितीय अभी बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः ये गलत नहीं है। द्वितीय द के साथ व भी मिला के लिखा जाता है। पुराना तरीका जो है वो इस प्रकार लिखने का है। ये सही है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। आप चाहें इस प्रकार भी लिख सकते हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के नियमानुसार इस प्रकार भी लिखें तो गलत नहीं है। बुद्धिमान, द के साथ जितने भी आते हैं सब उसके नीचे पारंपरिक तौर पे उसके नीचे ही लगते हैं। आज भी पुराने अध्यापक देखेंगे तो केवल इसी को सही मानते हैं। उनका कहना है कि ये सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा और ये भी उतना ही सही माना जाएगा। र विशिष्ट वर्ण है और इस अलग तरीके से ये लिखा जाता है। प्रकार, जब प आधा हो माने प स्वर विहीन हो, माने पहला वाला वर्ण स्वर विहीन हो और बाद वाला वर्ण यानी र पूरा हो, तो वो इस प्रकार नीचे लग जाता है। द्राक्ष, अग्र,
सभी शब्दों में प स्वर विहीन है, प स्वर विहीन है, द स्वर विहीन है, ग स्वर विहीन है, र इनमें पूरा है और वो केवल ये नीचे लाइन के रूप में लगा हुआ है। इसमें र स्वर विहीन है, म पूरा है, तब वो ऊपर चढ़ जाता है। जब र पहले हो स्वर विहीन और तो वो अपने बाद वाले अक्षर पर, व्यंजन पर चढ़ जाता है। धर्म, कर्म, अर्चना, खर्च, इन सभी में र स्वर विहीन है, बाद वाला वर्ण पूरा है तो र ऊपर चढ़ गया है। ट में 2 लाइन हो जाती है। राष्ट्र, इसमें भी ट स्वर विहीन है, र पूरा है, तो जो लाइन यहाँ पर एक आती है बाकी अक्षरों में, ट में वो लाइन इस प्रकार से 2 हो जाती है, वो ध्यान रखने वाली बात है। अनुस्वार, अनुस्वार का क्या नियम होना चाहिए? तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग यदि पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का अन्य वर्ण आए। वर्गों की व्यवस्था आपको ध्यान होगी। क वर्ग, क ख ग घ ङ, इत्यादि। इसी तरह से फिर च वर्ग, च छ ज झ य, जो 5-5 का ग्रुप है वो एक वर्ग कहलाता है। अब पंचम वर्ण यानी 5वां अंतिम वर्ण ङ, इसमें ञ, ये एक नियम बनाया गया है और ये नियम काफ़ी पहले से बनाया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ही नहीं, बहुत पहले जब हिंदी भाषा बन रही थी, हिंदी की लिपि का मानकीकरण हो रहा था, आरंभ में हिंदी माने 19वीं शताब्दी में जब हिंदी में भारतेंदु ने लिखना शुरू किया और हिंदी में पुस्तकें आदि छपने लगी, तो इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हिंदी की एक मानक वर्तनी बने। और उस समय जो काम हुए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, और सबसे बड़ा काम किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, तो उन्होंने हिंदी के को लिखने के नियम बनाए थे। उसी समय ये नागरी प्रचारणी सभा काशी ने ये नियम दिया था कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। उसके पहले तक जो संस्कृत हमारी, आपको मालूम है हमारी भाषा हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, इसमें शब्द भी बहुत सारे संस्कृत के हैं। अब जैसे पंकज ही शब्द है वो संस्कृत में भी है। अब संस्कृत में पंकज लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन हिंदी में बताया कि ङ की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर अनुस्वार कर दिया जाए। तो ये एक हिंदी निदेशालय की जो पुस्तिका है उसमें उन्होंने बताया कि पंचम वर्ण के स्थान पर जहाँ पर बाद में उसी का आ रहा है, जैसे यहाँ पे ङ के बाद क आ रहा है, उसी वर्ग का है, तो वहाँ पर तो अनुस्वार निश्चित रूप से हो ही जाएगा। पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध, इन सब में अनुस्वार के बाद उसी का है। मैं पंचम वर्ण के साथ लिखती हूँ, आप देख सकेंगे। ये संस्कृत मूल के शब्द हैं।
और य तो अब हिंदी से लगभग गायब है। अब सभी लोग, लगभग सभी लोग, अगर वो बहुत संस्कृत निष्ठ विद्वान न हो तो इसी प्रकार पंकज अनुस्वार के साथ ही लिखा जाता है। ङ और ञ अब बिल्कुल प्रचलन में नहीं है। ण कहीं कहीं प्रचलन में है, कुछ लोग कंठ और ठंडा ऐसा ही लिखना पसंद करेंगे। न और म सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, संयुक्त अक्षर के रूप में स्वर विहीन न और म को इसी प्रकार लिखा जाता है। तो संत आपको संध्या मंदिर इस प्रकार आप लिखा हुआ संपादक संबंध मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग इस बात पर जोर देंगे कि हाँ यही सही है, ये गलत है, लेकिन नहीं, ये स्पष्ट रखिए कि ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये सभी ऊपर जो अनुस्वार के साथ लिखे हुए हैं बिल्कुल सही है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के नियमानुसार भी यही होना चाहिए। अब इस प्रकार लिखना बंद करना चाहिए। तो ये नियम है। जहाँ पर पंचम वर्ण के पहले, पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का वर्ण आए तो वो अपने पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार के रूप में चला जाता है, पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। पंचम वर्ण के बाद यदि अन्य वर्ण का वर्ग का वर्ण हो तो पंचम वर्ण यथावत रहेगा, अनुस्वार में नहीं बदलेगा। अब न और म के साथ बहुत जगह ऐसा होता है कि दूसरे शब्द आ जाते हैं, दूसरे वर्ण आ जाते हैं दूसरे वर्ग के, तब वह वैसे ही रहेंगे, जैसे अन्य, चिन्मय, उन्मुख इत्यादि इत्यादि। अब संस्कृत मूल के शब्द में य और ह के आते हैं, मतलब य और ह भी पंचम वर्ण से के वर्ग से इतर वर्ण हैं, लेकिन उनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, वो संस्कृत के नियमानुसार होता है और संस्कृत से हमने वो शब्द लिए हैं तो उनको उसी तरह से जारी रखते हैं, हम उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। तो संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, अंश, कंस, सिंह इत्यादि अनुस्वार के साथ ही प्रयुक्त होंगे। जब पंचम वर्ण का द्वित्व हो, यानी पंचम वर्ण ही 2 बार आए, तब भी वो अनुस्वार में नहीं बदलता है, जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति इत्यादि। अंग्रेजी या उर्दू मूल के शब्दों में आए पंचम वर्ण को संयुक्त रूप में न लिखकर अस्वर के साथ, जहाँ पर ऐसा आता है अंग्रेजी से लिए हुए शब्द हैं या उर्दू के शब्द हैं और उसमें ये समस्या आती है कि हम अनुस्वार करें या ना करें, तो उसके लिए ये नियम दिया गया है कि उनको स्वर विहीन रहने ही न दें, अ जोड़ दें। तो जैसे लिम्का, अब लिम्का बहुत सारे लोग इस प्रकार भी लिखते हैं, म वहाँ पर स्वर विहीन रहता है, तो ऐसा भी लिखें तो कोई गलती नहीं है, ये भी सही है और ये भी ऊपर ये जो लिखा है वो भी सही है। तनख्वाह, इसमें भी न आधा करके भी लोग लिखते हैं, वो भी सही है। तिनका, तमगा, कमसिन इत्यादि, इसमें कई बार लोग आधा भी कमसिन में तो नहीं, लेकिन तनख्वाह में करते हैं, तो इनमें ये पूरा लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत मूल के शब्दों में जहाँ अंतिम म के स्थान पर अनुस्वार होता है तो उसको वैसे ही लिखा जाएगा, जैसे अहम, एवं, परम, शिवम, इन शब्दों का प्रयोग हिंदी के में भी कई बार होता है, तब वहाँ पर इसी प्रकार लिखा जाएगा अनुस्वार के साथ। और कई बार जब म हलंत करके भी लिखा जाता है तो उसको भी गलत नहीं माना जाता है। हिल गया? फिर से करूं यहां से? लास्ट स्लाइड से करें? अच्छा, ये वाले से
इसके बाद वाले इसके बाद वाले में करें ना, यहाँ से। यहाँ से हाँ, पीपीटी ले लेना दे क्या पीपीटी ले कोई थोड़ा बोले ना बस से छोड़ कर दे स्टार्ट। संस्कृत मूल के शब्दों में जहाँ अंतिम म के स्थान पर अनुस्वार आता है वहाँ अनुस्वार रहने दिया जाएगा। ये नियम भी बहुत पक्का नहीं है, रहने भी दिया जाता है। इस प्रकार भी लिखा जाता है, अहम एवं परम शिवम, और म हलंत के साथ भी लिखा जाता है। अहम एवं परम शिवम। परम शब्द एक हिंदी का भी हो गया है अब, जो कि हलंत के बगैर होता है। परम ज्ञानी, वह व्यक्ति परम ज्ञानी है, वहाँ पर ये म पूरा होता है। ये परम सामान्यतः संस्कृत के हम उदाहरण देते हैं या संस्कृत का कोई विशिष्ट वाक्य खंड प्रयुक्त करते हैं उसमें आता है, तो इस प्रकार भी लिखा जाएगा, इस प्रकार भी लिखा जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही। ये पूरा ऊपर वाला ऊपर के तरीके से लिखे तो भी सही है और नीचे के तरीके से लिखे तो भी सही है। हिंदी में अक्सर संस्कृत के उदाहरण आते हैं, उसके लिए नियम बनाया गया है कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो मूलतः संस्कृत में जिस प्रकार लिखे जाते हैं उसी तरह से लिखे जाने चाहिए। जैसे कि आरंभ का उस पहले जो हमने पंचम वर्ण का उदाहरण दिया है, तो अगर संस्कृत के किसी उदाहरण में पंकज शब्द आए तो इस प्रकार ही लिखना चाहिए, गंगा आए तो इस प्रकार ही लिखना चाहिए, चंचल आए तो इस प्रकार ही लिखना चाहिए। माने संस्कृत के जो श्लोक हैं, संस्कृत के जो वाक्य खंड हैं, वाक्य हैं, उनमें पंचम वर्ण का प्रयोग जैसे होता है मूलतः वैसे ही होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो नियमावली है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर हिंदी के नियमों के अनुसार उदाहरणों को लिखें तो भी चलेगा। जैसे कि एक नियम ये भी बताया है कि अंग्रेजी के वाक्य खंड का हम कोई उदाहरण देते हैं, अंग्रेजी के वाक्य लिखते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उसको रोमन लिपि में ही लिखें, हम उसको देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। तो उसका लिप्यंतरण कर देते हैं, बने वाक्य तो अंग्रेजी में ही रहेगा लेकिन उसको हम लिखेंगे देवनागरी लिपि में। जैसे यू आर टू गुड, तो इसको हम लिख सकते हैं वाक्य पूरा वही है, यू आर टू गुड, लेकिन अंग्रेजी में ना लिख करके हिंदी में लिख दिया। इस शब्द भी जब कई बार हम प्रयुक्त करते हैं, बहुत सारे अंग्रेजी के, अब तो बहुत कंप्यूटर से संबंधित कितनी ही शब्दावली है तकनीकी से संबंधित जो कि अंग्रेजी के हम प्रयुक्त करते हैं, उनको निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। उनके लिए पारिभाषिक शब्दावली यद्यपि बनाई गई है, लेकिन वो बनाई गई है और उसका प्रयोग बहुत उचित बोलचाल में या सामान्य लेखन में उचित नहीं है। मेरा ऐसा मत है और बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि जो शब्द जहाँ से आए हैं, जिस पूरे अपने कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, उनको उसी तरह से प्रयुक्त करना चाहिए, उसी भाषा में प्रयुक्त करना चाहिए। और हिंदी ने ऐसा नहीं है कि पुराने समय में भी दूसरे से नहीं लिया, संस्कृत से पूरी शब्दावली ली, उर्दू, अरबी और फारसी, तुर्की से बहुत सारी शब्दावली हमारी हिंदी की तैयार हुई है। इसके अलावा पुर्तगाली और फ्रेंच, बहुत सारे अभी कितना हम रेस्टोरेंट का प्रयोग करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ये वस्तुतः फ्रेंच शब्द है। अलमारी, एकदम सामान्य सब घरों में अलमारी शब्द का प्रयोग होता है, ये पुर्तगाली शब्द है। तो हम विभिन्न स्रोतों से शब्दों को लेते हैं और उसी भाषा में रहने देते हैं। कुछ अपने तरीके से उसमें ध्वनि परिवर्तन भी सहज रूप से होता है, तो होने देना चाहिए। तो इन तकनीकी शब्दावलियों को कई बार हम हिंदी में लिखते हुए भी अंग्रेजी में लिख देते हैं। जैसे कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करना हो तो COMPUTER, इस प्रकार कंप्यूटर रोमन में लिखेंगे, लेकिन
हिंदी लिखते समय उचित नहीं है। हिंदी लिखते समय अगर देवनागरी में लिख रहे हैं तो देवनागरी में ही लिखना चाहिए। कंप्यूटर लिखना है, लिखिए कंप्यूटर देवनागरी में लिखिए। तमाम तकनीकी शब्दावली जो है वो देवनागरी में ही लिखनी चाहिए। इसका कारण ये है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा ना हो, हिंदी अच्छा जानता है लेकिन अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा लिखा हो, तो भी वो कम से कम, और वो शब्द सुनता है तो शब्द से परिचित है, वो कंप्यूटर शब्द से परिचित है, लेकिन इंग्लिश में अगर कंप्यूटर लिखा जाएगा तो हो सकता है वो ना पढ़ पाए। लेकिन अगर देवनागरी में लिखा जाएगा तो वो पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा। तो इसलिए देवनागरी लिखते समय हमेशा देवनागरी का ही प्रयोग करिए। आप शब्द जिस भाषा का प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, उसको ही लिखना चाहिए। इसीलिए बोला गया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरंभ में ही मैंने बताया कि भाषा का जो वास्तविक रूप है वो बोली गई भाषा है। जिस प्रकार बोला जाता है उस प्रकार लिखिए। और लेकिन लिखते समय जो लिपि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी लिपि पर हमें स्थिर होना चाहिए, उसी लिपि में लिखना चाहिए। लिपियों का सम्मिश्रण बहुत उचित नहीं है, अभी के समय में तो नहीं है। आगे के समय में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि एसएमएस और टैबलॉइड्स और जितने इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर्स भी चल रहे हैं तो उनमें दोनों ही लिपियों का इस्तेमाल हो रहा है। एसएमएस में तो धड़ल्ले से होता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, तो ये काफ़ी परिवर्तित कर रहे हैं, भाषा को प्रभावित कर रहे हैं। तो आगे के समय में क्या मानक बनेगा और क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के समय में तो निश्चित रूप से जिस लिपि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर देवनागरी तो देवनागरी, किसी भी भाषा का शब्द लिखें देवनागरी में लिखें। यहाँ पर अनुस्वार जिसमें छूट जाता है, बहुत बहुतायत से देखा है मैंने अपने विद्यार्थियों की कॉपी चेक करते हुए कि में कहीं अनुस्वार नहीं लगता है, नहीं में अक्सर अनुस्वार भूल जाते हैं। नहीं, में हमेशा अनुस्वार लगेगा, नहीं में भी हमेशा अनुस्वार लगेगा। ये बात खूब अच्छी तरह से ध्यान में रखिए और लिखते समय निश्चित रूप से अनुस्वार का प्रयोग करिए। इसी के साथ में जब हम बहुवचन बनाते हैं तब हैं में भी अनुस्वार लगता है, इसको ध्यान में रखें और अनुस्वार का प्रयोग करें। अक्सर लिखते समय बहुवचन है, लड़के स्कूल जा रहे हैं, अनुस्वार आएगा। अनुस्वार के बगैर भी अगर आप लिखते हैं तो अर्थ संप्रेषित हो जाता है। मैं इस बात को मानती हूँ कि लड़के स्कूल जा रहे हैं, अगर अनुस्वार न दिया जाए तो भी अर्थ संप्रेषण में बाधा नहीं पहुँचेगी। यहाँ लड़के बहुवचन का प्रयोग है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अशुद्ध माना जाएगा, तो अनुस्वार का आप प्रयोग करें। जब भी बहुवचन का प्रयोग है तो ह पर बिंदी आएगी। इसी प्रकार से सामान्य रूप से जहाँ पर पारंपरिक रूप से हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान रखते हुए लेखन करना चाहिए। यहाँ पर अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऐसे शब्दों के जिनमें कि दो तरह की वर्तनी चलती है। गर्दन, गर्दन, गर्मी, गरमी, बर्फ, बर्फ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर्दी, सर्दी, कुर्सी, कुरसी, भर्ती, भरती, फुर्सत, फुर्सत, बर्दाश्त, बर्दाश्त, बर्तन, बर्तन, दोबारा, दोबारा। दोनों तरह से चलती है और मान्य है, लिख सकते हैं। लेकिन फिर एक बार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नियमावली में कहा है कि जो बाद वाला रूप है, माने संपूर्ण जो स्वर के साथ में है, उसको अधिक प्राथमिकता दी जाए, उसको
अगर ऐसा प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक तरह से कहना चाहिए कि ये सजेशन है। इसमें बिल्कुल में मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, किसी तरह से ये गलती, ये वाला रूप अधिक सही है। तो जिन जो अंडरलाइन है वो अधिक मानक है, या कहिए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का ये सुझाव है कि ये प्रयोग किया जाए। लेकिन अभी भी दोनों ही बहुत बहुतायत में प्रयोग हो रही है, दोनों लिखते हैं और दोनों सही है, किसी को भी हम गलत नहीं कर सकते हैं। ये वो पुस्तक है, पिछली कक्षा में भी हमने इसकी चर्चा की थी, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये पुस्तक है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है और निःशुल्क वितरित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पुस्तक आपको निःशुल्क, अगर आप पत्र लिखें डाक द्वारा, ये पता है, इस पते पर अगर आप पत्र लिखें तो आपको निःशुल्क ये पुस्तक प्राप्त हो सकती है। और यह पुस्तक PDF डाउनलोडेबल फॉर्म में वेबसाइट पर भी है। अगर आप गूगल सर्च करें, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट है, उस पर है, या आप सीधे इस पुस्तक का अगर नाम डालेंगे कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये नाम डालेंगे तो आपको वो पुस्तक नेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी की पूरी PDF फाइल और अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप में रख सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और या निःशुल्क मंगा सकते हैं। इस पते पर पत्र लिख करके आपके घर पर ये पुस्तक पहुंच जाएगी। इसमें यहाँ पर ये कक्षा लगभग पूरी होती है। एक चीज़ बतानी मेरी रह गई है। कुछ शब्द हैं जिनके जो अधिक शुद्ध करने के चक्कर में उनको कठिन कर दिया गया है। जैसे अभी ध्यान में आ रहा है मुझे, शाप शब्द है शाप, लेकिन उसको अधिकतर श्राप के रूप में बोला जाता है। अभी इसका काफी प्रयोग हो रहा है और उसको शुद्ध समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ये शुद्ध नहीं है, शाप शुद्ध है। तो ये वस्तुतः गलत है, लेकिन प्रयोग में आ रहा है। इसी तरह के कुछ 2-4 शब्द और भी हैं जो कि अधिक शुद्धता के चलते उनको कठिन किया गया है। श्राप उच्चारण करने में थोड़ा सा ज़्यादा बल लगता है, शाप अधिक सीधा साधा है, तो अधिक कठिन तो अधिक शुद्ध ऐसा माना जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। आप मूल शब्द को देखिए, शब्दकोश का प्रयोग कीजिए, शब्दकोश देखिए। हिंदी के लिए जो आज तक का सबसे अच्छा शब्दकोश है और सबसे अभी भी उससे अधिक संपूर्ण शब्दकोश नहीं शायद बन पाया है, कम से कम मेरी जानकारी में, वह हिंदी शब्द सागर है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। अगर वह उपलब्ध हो सके तो उसकी वह बिल्कुल मानक है और उसमें सबसे अधिक शब्द भी हैं। इसके अलावा और भी दूसरे हिंदी के जो शब्दकोश हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं, उनमें भी वर्तनी, सही वर्तनी देख सकते हैं। तो सही वर्तनी देखिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छी पत्रिकाएं पढ़िए जिनमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग होता है। ज्ञानोदय, हंस जैसी पत्रिकाएं मानक पत्रिकाएं हैं, इनसे आप बहुत अच्छी हिंदी सीख सकते हैं। वर्तनी का ध्यान रखिए और अच्छा लेखन कीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः